हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। रिसेंटली एनटीएससी का स्टेज 1 का रिजल्ट आया है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बहुत ही बढ़िया बात है, और वो सारे के सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है स्टेज 1 में स्टेज 2 की पढ़ाई कर रहे होंगे। जो बच्चे स्टेज 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं ताकि और अच्छे मार्क्स आए, तो हम यहाँ पे आपके पास, आपके साथ, आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है स्टेज 2 में, और कैसे फिजिक्स में एक्सेल करना है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आने वाले कुछ लेक्चर्स और आज के लेक्चर से शुरुआत करते हुए हम लोग पहले समझेंगे कि जो फिजिक्स का पेपर है एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर जो पोर्शन आता है फिजिक्स का, वो किस पैटर्न पे आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, कौन से चैप्टर्स हमें ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, कौन से चैप्टर्स पे किन सब टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है, और क्या चीजों पे हम ध्यान रखते हुए मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं अपने फिजिक्स वाले सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हम बात करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 2 की। एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर हम फिजिक्स वाले सेक्शन पे मेन फोकस रखते हुए बात करेंगे, बट शुरुआत कुछ बेसिक जनरल पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली चीज, जब मैं बोलता हूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो उनके अंदर सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहली चीज क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम करा रहा है वो एनसीईआरटी करा रहा है, और एनसीईआरटी अगर करा रहा है तो इसकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी की 9th और 10th की टेक्स्ट बुक्स हैं, वो हमारे लिए बाइबल या वो हमारे लिए गीता या वो हमारे लिए कुरान जितनी पवित्र है। कहने का मतलब ये है कि हमें उनको बहुत ही थॉरोली एक एक लाइन बाय लाइन कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाना है। मैं मानता हूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे वो एनटीएससी स्टेज 1 ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आप लोग वो पढ़ चुके हैं, बट बेटा अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ नया फिर से सीखेंगे, क्योंकि आपको जो पेपर है वो मेजरली इन बुक्स को बेस मानते हुए ही बनाया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इन स्टेज 2 ओनली द शॉर्टलिस्टेड और क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ स्टेज 1 कैन अपीयर टू कंप्लीट फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपको ये सब तो पता ही है, आप जो दे रहे हैं बच्चे सबके सब स्टेज 1 क्वालिफाइड बच्चे हैं। NTSC exam pattern 21-22 for stage 2 is divided into two parts, namely the mental ability test and the scholastic aptitude test यानी SAT। यानी मैथ और SAT में ये क्या हो गया है, ये बेसिकली डिवीजन है। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चंस आते हैं मैथ और SAT के अंदर, जिसमें से साइंस के हो गए 40, मैथ्स के हो गए 20 एंड सोशल साइंस के कितने हो गए 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी साइंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो साइंस के अंदर भी आपके पास 13 to 14 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के रहेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ दोनों एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे होगा ईच। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको खाली मत छोड़ के आ जाइएगा, गारंटीड कुछ ना कुछ तो मार्क करके आइएगा, नेगेटिव तो हो नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेज 2। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। पैटर्न से मेरा मतलब कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने मार्क्स अवार्ड होंगे हर एक क्वेश्चन पे, और सिलेबस पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई तो चालू कर देते हैं, बट परेशानी क्या होती है, हमें पता नहीं होता किस डेप्थ तक जाना है। अगर हमें डेप्थ नहीं पता है बेटा तो तुम तो सब्जेक्ट या उस सब टॉपिक में पीएचडी कर लोगे, लेकिन वह सब टॉपिक के अंदर पीएचडी करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो क्यों हम अपना समय बेकार करें उस छोटी सी चीज पे, जबकि हम उसकी जगह पे काफी कुछ चीजें और पढ़ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको सिलेबस पता हो और पैटर्न पता हो, अगर आप चाहते हैं कि हम इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो कहाँ से पढ़ें भाई, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी, मैंने जैसे कहा था सबसे पवित्र बुक है हमारे लिए, इस एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो करना है विदाउट कोई परेशानी। ठीक है, उसके अलावा मैथ के लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो मिलती हैं मार्केट के अंदर वो ले आइए, या फिर कोचिंग मटेरियल ले लीजिए।
एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कोचिंग मटेरियल या कोई भी ऐसा अच्छी क्वालिटी मटेरियल फॉलो करना है जिससे आपकी स्टेज 2 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बाद रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। हम ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, हम एक बार चीजों को पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम रिवाइज करके अपने दिमाग को उस चीज की आदत डलवा देते हैं कि भाई तुझे ये याद करनी ही पड़ेगी, और उसी चीज का हमें एग्जामिनेशन में फायदा होता है। ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए वैलिड है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब यहाँ पे तो भाई जैसे ही आपने सिलेबस कर लिया, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेके बैठ जाइए, सैंपल पेपर्स लेके बैठ जाइए, किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर्स लेके बैठ जाइए, वो जरूरी है करना। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको एक टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट या टेस्ट एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, जो कि बहुत जरूरी होती है किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फिजिक्स वाला सेक्शन। तो अब जब फिजिक्स की बात करते हैं तो पिछले 2 साल के अंदर जो कठिन क्वेश्चन आए थे वो बहुत कम आए थे। आप देख सकते हैं मात्र 19%। जो मीडियम थे वो सिर्फ और सिर्फ 39% थे, यानी आधे के आसपास तो आपके पास आसान क्वेश्चन आते हैं। और ये इतने आसान है कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करके बस एक कंसेप्ट को रिवाइज करके भी चले जाएं तो ये 43% आप आराम से सही कर सकते हैं। अगर आपने स्टेज 2 के लिए थोड़ा भी अपने आप पढ़ा है तो आप मीडियम ये 39% वाले क्वेश्चंस भी क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने रिलीजियसली फॉलो करा है कोचिंग मटेरियल और सिंसियरली सब कुछ फॉलो किया है जो कि एक स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जैसे पीवाईक्यूज, जैसे रिवीजन, जैसे एनसीईआरटी फॉलो करा है और सिंसियरली डेली पढ़ाई करी है, तो आप ये हार्ड क्वेश्चंस भी क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी क्लास का कितना वेटेज है। तो हमें यहाँ पे 9th क्लास का वेटेज और 10th क्लास का वेटेज बता रखा है। पिछले 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, तो पिछले 2 साल के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो 19-20 9th क्लास थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर टू 10th क्लास। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 9th तो भाई स्ट्रॉन्ग करनी है, मोर देन 50% क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें रेडी करने हैं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स सेक्शन की। तो सबसे पहला टॉपिक जो 9th क्लास में आता है वो आता है मोशन। यहाँ से हमारे पास लास्ट 5 इयर्स के डेटा को मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है और इसमें 14% ऑफ जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 5 इयर्स के अंदर वो आए हैं मोशन से। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे आपके 10th के टॉपिक ऑप्टिक्स का है और फिर इलेक्ट्रिसिटी का है और तीसरे नंबर पे आता है मोशन। यानी आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि क्यों 50% 11th का ज्यादा था, सॉरी 9th का ज्यादा था। वो इसीलिए ज्यादा था क्योंकि आपके चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं जब मैं बात करता हूँ 9th क्लास के अंदर। 10th क्लास में कंपैरेटिवली थोड़े से चैप्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। मेजरली हम देखे जाए 3 ही चैप्टर्स होते हैं। ये वाला पोर्शन हमारे 10th क्लास का हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन हमारी 9th क्लास का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 14% आया था मोशन से, 18% एंड 20% आर फ्रॉम ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनएलएम से आपके पास 5% क्वेश्चंस बने थे। वर्क पावर एनर्जी से 8%। सेंटर ऑफ मास जो कि एक्चुअल में आपके 9th क्लास में है नहीं, ये बेसिकली 11th के पोर्शन से कुछ चीजें उठ के आ जाती हैं, तो वह सेंटर ऑफ मास मैंने अलग से लिख दिया है। वेव से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, वेव्स आपके ऑलरेडी 9th क्लास में है। फ्लूइड्स एंड हीट आपके फिर से 9th क्लास का कुछ सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ग्रेविटेशन 9th क्लास में थोड़ा बहुत दे रखा है, उससे रिलेटेड चीज आती है, तो थोड़ा सा 11th क्लास से भी उठ के आता है यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसको शॉर्ट में मैंने एमईसी लिख रखा है, वहां से भी थोड़ा ठीक था, 8% के आसपास आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इन सभी टॉपिक्स से, इन सभी चैप्टर्स से किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मोशन। जब मैं मोशन की बात करता हूं तो यहाँ पे ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स जब मैं बोल रहा हूं तो किन किन चीजों के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो होता है वो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर होता है हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये तीनों ग्राफ्स हमें पता होने चाहिए। इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर हमें कोई एक्सेलरेशन का ग्राफ दे दे तो हमें वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना आना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई मुझे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दे तो
एक्सेलरेशन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना आना चाहिए, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे दे तो बचे हुए ग्राफ बनाने आने चाहिए। फिर देखा गया है कि एनटीएससी स्टेज 2 में ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं स्टेज 2 में, तो बहुत काफी सारे आए हैं। सो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं आपको पता ही है कौन कौन सी इक्वेशंस होती है भाई। सो सबसे पहली तो है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन। फिर एक और है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, इन सबके एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जब हम इस चैप्टर को सेपरेटली डील करेंगे तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इस पे बेस्ड क्या क्या और चीजें आ सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5% क्वेश्चंस आपके बने हैं। बेसिक 9 फोर्सेस होती है हमारे पास। कौन कौन सी फोर्सेस अगर आपको ध्यान है तो सबसे पहली तो हम होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक होती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम कभी n से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक रस्सी में जो फोर्स होती है उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रिक्शन की फोर्स होती है जिसको मैं Fr से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड फाइनली एक स्प्रिंग की फोर्स होती है जिसको मैं F स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन 5 फोर्सेस पे क्वेश्चंस लगातार आए हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर आपके पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन बने थे। हो सकता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंशन पे क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है इस साल फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आ जाए या फिर इन्हीं में से किसी एक पे फिर से क्वेश्चन आ जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आ रखी हैं और क्या क्या चीजें आने के चांसेस हैं, उसको देखते हुए जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अगला होता है इंपल्स। अब ये इंपल्स की जब मैं बात करता हूं तो ये इंपल्स क्या है भाई? इंपल्स होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं तो, चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्सिव फोर्स इनटू जो भी छोटे से टाइम के लिए इंपल्सिव फोर्स लगा उसका प्रोडक्ट। इसको मैं बेसिकली इंपल्स से डिनोट करता हूं। ठीक है, ये क्या होगा, इस पे बेस कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो जब हम सेपरेटली बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक सेपरेट वीडियो में, तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमें पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम कंजर्व रहना। मोमेंटम कंजर्व रहना मतलब मोमेंटम नहीं बदलना। मोमेंटम नहीं बदलना मतलब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 हो जाए तो क्या मैं कहूंगा मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो अब ये जो नहीं बदलेगा इसका फायदा कैसे उठाते हैं क्वेश्चंस में, वो हमें देखना है जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखेंगे, सेपरेट वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्क की बात करता हूं तो वर्क डन बाय फोर्स इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो बड़ा सिंपल सा होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। तो सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इसका यूज कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो आना चाहिए। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ समय में। फिर मैं बात करता हूं एनर्जी कंजर्वेशन की। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी को लेते हैं और कंजर्व करते हैं। जब मैं बोलता हूं आपसे मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होती है, किसको कंप्राइज करती है, तो मैं कहूंगा मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट और नॉट? ठीक है ना। या फिर जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल वर्क डन बाय ऑल द एनर्जीज इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और यह हम डिटेल में देखने वाले हैं वर्क वाले सेक्शन में। तो इन 2 सेक्शन से काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। आगे बात करें हम लोग तो सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है, बट इससे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। ये जो टाइप्स ऑफ कोलिशंस है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये 9th में नहीं पढ़ाया जाता लेकिन 11th का सेक्शन है। तो हम लोग जब बात करेंगे तो समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ
कोलिजन्स होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं टाइप्स, या 3 टाइप होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं हम लोग। और फिर हम जानेंगे कि ये जो 3 टाइप्स हमने कैटेगराइज करे हैं, ये किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं, और उस बेसिस पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, हाउ डू वी डिफाइन दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इससे हम क्या समझेंगे डिफरेंट कैटेगराइजेशन के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास का जब हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि इन 2 सेक्शन से क्वेश्चंस काफी आए हैं सेंटर ऑफ मास पे। फिर बात करते हैं वेव्स की। वेव्स तो 9th का टॉपिक है। यहाँ पे आपके पास बेसिक जो चीजें होती हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में क्या रिलेशन है, वेव्स कितने टाइप की होती हैं, क्या उसको मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक पॉइंट आउट चीजों को करने वाले क्वेश्चंस आपके पास वेव्स के अंदर स्टेज 2 में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस टाइप से ये बिहेव कर रही हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ वेव्स, किस तरीके से ये चल रही हैं तो किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगी, इनकी वेवलेंथ के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, इसके अंदर और जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में बात होती है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में बात होती है कि पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, एक एप्लीकेशन के तौर पे सोनार क्या करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि यह काफी कुछ बात पूछा जा चुका है पिछले कुछ सालों में, और उम्मीद करी जाती है कि इस साल भी इन्हीं से बेस्ड चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे आते हैं, फ्लूइड्स एंड हीट। अब जब मैं बात करता हूँ फ्लूइड्स के अंदर, तो पहला सेक्शन जो आता है वो आता है प्रेशर वेरिएशन। जब मैं प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहा हूं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर कैसे वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल हाइट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूं तो प्रेशर का कैसा वेरिएशन होता है, वर्टिकल हाइट की बात करूं तो प्रेशर का कैसा वेरिएशन होता है, ये पूछा जाता है, ये समझना जरूरी है हमें। उसके अलावा जब मैं बाइंड फोर्स की बात करता हूं तो कोई भी फ्लूइड किसी भी बॉडी पे जो कि उसके अंदर सबमर्ज्ड है या उसके अंदर फ्लोट कर रही है, वह एक फोर्स लगाती है, उसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसके फॉर्मूले के साथ इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, कैसे कैसे करने हैं, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। उसके अलावा कई बार हमसे ये भी पूछा गया है कि बताइए कि कोई पर्टिकुलर फ्लूइड किसी दूसरी बॉडी पे, या यूं कहो जिस कंटेनर में वो भरा हुआ है उसमें किस तरीके से फोर्स लगा रहा है, उसकी दीवार पे कितना फोर्स लगा है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हमारे जो डैम्स बनते हैं ना, जैसे कि पानी को स्टोर करने के लिए सपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए हम पानी को रोक के रखते हैं। जब हम पानी को रोक के रख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ की दीवारें बनानी पड़ेंगी। उन दीवारों पे फोर्स कैसे लगाते हैं वो इसका एप्लीकेशन है। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय फ्लूइड, इसकी कैलकुलेशन और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर हम सोच रहे हैं कि हम स्टेज 2 के बारे में अच्छे मार्क्स लाने की कंप्लीट हमने सोच रखा है। तो फिर आती है हीट वाले सेक्शन में, कुछ आसान सा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। इस कैलोरीमेट्री में मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं हम लोग, कि दो फ्लूइड अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट अगर हमें दे दी गई तो मिक्स करने पे उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और उसका अगर स्टेट चेंज हो रहा है, सपोज मैंने बर्फ और पानी को मिला दिया गया है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे आपके पास मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और मिक्सिंग के बाद जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अगला सेक्शन है ग्रेविटेशन। जब मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका वेरिएशन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है इसमें मतलब, अगर मैं अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट ऊपर चला जाऊं तो जी कैसे वेरी करेगा। अगर मैं अर्थ की सरफेस से गड्ढा खोद के नीचे आ जाऊं, यानी किसी डेप्थ पे चला जाऊं, तब जी कैसे वेरी करेगा। उस जी को निकालने के लिए जो हमने कैलकुलेशन करी उसका बेसिक्स आना चाहिए आपको, कि वो कैलकुलेशन कैसे आई है, ताकि आप बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सको उन एक्सप्रेशंस को जो कि जी के वेरिएशन से आ रहे हैं, चाहे मैं सरफेस से ऊपर जा रहा हूं चाहे मैं नीचे जा रहा हूं। उसके बाद केप्लर्स लॉ का एक बेसिक आइडिया रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमारे पास 3 केप्लर्स लॉ है, फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड इसका बेसिक आइडिया हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। चलिए आगे बढ़े तो हम बात करते हैं इस बार इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन की, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट। चलिए तो ग्रेविटेशन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक चीजें जो आपके 10th सेक्शन में है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 5-7 प्रॉपर्टीज होती हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए उनको। चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज को मैं एक चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो वो कैसे वेरी करता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, कब लगता है कब नहीं लगता है, क्या वेरिएशन आएगा उसके फोर्स के, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, रेजिस्टेंस कितना है, उसके केस में पावर कितनी है, वो सब के बारे में बात करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे बल्ब के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में बहुत देखे गए हैं, तो बल्ब के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइट वाले सेक्शन पे। तो लाइट के अंदर मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास में, इसके बारे में नॉलेज चाहिए। TIR आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तभी चीजें TIR के फॉर्म में बन सकती हैं। इसके बारे में एपरेंट हाइट और डेप्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कर देता हूं लेंस का तो क्या होता है उसके बारे में आइडिया चाहिए। प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन कैसे होता है, किन कंडीशंस पे होता है, वह नॉलेज चाहिए। और ऑफ कोर्स डिफेक्ट्स ऑफ आईज जो आपके होती हैं, एस्टिग्मेटिज्म या फिर मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं, इसके करेक्टिव लेंसेज क्या हैं, उन करेक्टिव लेंसेज में अगर आपसे फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वह आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगला सेक्शन और आखिरी सेक्शन जो आता है वो आता है मेरे पास क्या, MEC। MEC यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि फिर से आपका 10th क्लास का पोर्शन है। आपके 10th क्लास में जो चैप्टर का नेम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड EMI, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपके पास कि अगर मैं एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा या मूव कराऊंगा या एक्सेलरेट कराऊंगा तो उस पर फोर्स कैसे लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तब उस पर फोर्स कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नॉलेज चाहिए, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट केसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स, जहां पे हम बहुत ढंग से हर एक चैप्टर को फोकस में रखते हुए उनके अंदर जो जो चीजें आई है वो बात करेंगे, और जो जो आने की संभावनाएं हैं जिस पैटर्न पे जिस टाइप के क्वेश्चंस, उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो कि इस साल के स्टेज 2 के अंदर आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से इस पूरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस फोकस के साथ करेंगे ताकि आपके NTSE स्टेज 2 के अंदर फिजिक्स में कोई भी गलती ना हो और उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियोस होते हैं यहाँ पे अपलोड होते हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि बिना कोई लेट हुए आप उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख पाए। थैंक यू।